पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर जब कोहरा आकर थम जाता था तो लगता था जैसे देवली गांव दुनिया का आखिरी किनारा हो। सर्दी के दिनों में यहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा ऐसा पसरता था कि अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देने लगती। हवा में एक अजीब सी चुभन होती जो कपड़ों को चीरती हुई सीधे हड्डियों तक पहुंचती थी। पर इस जमती हुई ठंड और सुनसान पहाड़ी रास्तों पर एक आवाज ऐसी थी जो गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान ले आती थी। राघव की साइकिल की पुरानी घंटी। राघव, उम्र यही कोई 24-25 साल, खाकी वर्दी, गले में लिपटा हुआ लाल रंग का ऊनी मुफलर और चेहरे पर एक ऐसी हल्की सी मुस्कान जो किसी का भी दिन बना दे। पिछले 3 सालों से देवली के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर उसकी साइकिल रोज दौड़ती थी, चाहे घना कोहरा हो या हाड़ कंपाने वाली बारिश। राघव की साइकिल कभी नहीं रुकती थी। गांव के मुहाने पर बने अपने कच्चे मकान के आंगन से राम काका ने आवाज लगाई। अरे राघव बेटा। हाथ में पीतल का गरम लौटा ली वो धुआं उड़ाते हुए बाहर आए। इतनी गलन में भी निकल पड़ा। आजा, 2 घूंट गरम चाय पी ले, कलेजे को ठंडक मिलेगी। राघव ने साइकिल का ब्रेक मारा। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चटचटाईं। उसने मुस्कुराकर लाल मुफलर को थोड़ा ढीला किया। काका, आपकी चाय की खुशबू तो बहुत दूर से खींचती है, पर अभी पहाड़ के उस पार वाले 3 घरों में चिट्ठियां देनी बाकी हैं। शाम ढलने से पहले मैं ना पहुंचाऊं तो वो लोग पूरे दिन मेरा रास्ता देखते रहेंगे। लौटते में पक्का पीऊंगा। तू भी न राघव, फर्ज के चक्कर में अपनी जान सुखाएगा एक दिन। राम काका हंसे, पर उनकी आंखों में राघव के लिए अपार स्नेह था। गांव का हर इंसान राघव को ऐसे ही चाहता था। उसकी जिंदगी का गणित बहुत सीधा था। सुबह सुबह छोटे से डाकघर में जाना, चिट्ठियों को पतों के हिसाब से छांटना, दिन भर पहाड़ी पगडंडियों पर घूम घूम कर खुशियां और खबरें बांटना, और रात होते होते गांव के आखिरी छोर पर बने अपने अकेले कमरे में लौट आना। रात को जब बाहर बर्फीली हवाएं चलती और टिन की छत पर बारिश की बूंदें तिनके की तरह बजती तो राघव अपनी पुरानी अंगीठी में कुछ सूखी लकड़ियां जला लेता। आग की पीली रोशनी में कमरे की दीवारें कांपती लगती। राघव अकेला जरूर था, पर दुखी नहीं। बारिश और हवा का वो शोर ही उसकी रात का साथी बन जाता था। एक शाम मौसम का मिजाज अचानक बहुत भयानक हो गया। दोपहर तक जो कोहरा ठहरा हुआ था वो अचानक काले बादलों में बदल गया। पहाड़ों के पीछे से गरजते हुए बादलों की आवाज आने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार जमती हुई बारिश शुरू हो गई। डाकघर की जर्जर इमारत में अकेला राघव अपने झोले को झाड़कर साफ कर रहा था। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर नाच रही थी। बस आखिरी काम हो गया, उसने खुद से कहा। तभी राघव ने हाथ अंदर डाला और एक लिफाफा बाहर निकाला। वो लिफाफा आम चिट्ठियों जैसा नहीं था। राघव की उंगलियां उस लिफाफे को छूते ही ठंडी पड़ गई। देवली घाट की पुरानी हवेली। गांव के लोग उस हवेली का नाम भी रात के वक्त नहीं लेते थे। गांव के किनारे घने चीड़ के जंगल के पार बनी वो हवेली पिछले 50 सालों से वीरान पड़ी थी। उसकी छत ढह चुकी थी, खिड़कियां टूट चुकी थी और गांव में अफवाह थी कि उस हवेली की तरफ जाने वाला रास्ता कभी वापस नहीं लाता। इस मौसम में और इस वीरान हवेली की चिट्ठी। राघव के अंदर का डाकिया जाग उठा। अगर किसी ने उम्मीद से ये चिट्ठी भेजी है और आने वाला इंतजार कर रहा हो तो हो। लाल मुफलर को कस कर गले में लपेटा और उस पीली चिट्ठी को अपनी वर्दी की अंदरूनी जेब में संभाल कर रख लिया। बाहर कदम रखते ही बारिश के ठंडे थपेड़ों ने राघव का स्वागत किया। बारिश इतनी तेज थी कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ गज से आगे नहीं जा पा रही थी। रास्ते में चीड़ के विशाल पेड़ हवा में ऐसे झूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। पहाड़ी के ढलान पर साइकिल चलाना नामुमकिन था, इसलिए राघव साइकिल को एक पुराने बरगद के पेड़ से बांधकर पैदल ही देवली घाट की तरफ बढ़ गया।
रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जंगल और घना होता जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ बारिश के गिरने और बहते पानी की सरसराहट थी। अचानक घने पेड़ों के बीच से हवेली का काला ढांचा उभर आया। काली विशालकाय दीवारें, जिन पर जंगली बेलें सांपों की तरह लिपटी हुई थी। हवेली के मुख्य फाटक के 2 लोहे के खंभे खड़े थे, पर गेट गायब था। राघव का दिल बिना किसी वजह के जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक अनजान सा डर बैठ रहा था। जैसे ही राघव ने हवेली के मुख्य लकड़ी के दरवाजे के करीब कदम रखा, दरवाजे पर हाथ लगाने से पहले ही चर्र की एक भयानक लंबी आवाज के साथ दरवाजा खुद ब खुद अंदर की तरफ खुलता चला गया। कोई है? अंदर सिर्फ स्याह अंधेरा था। राघव ने अपनी टॉर्च ऑन की और उसकी पीली बीम को अंदर घुमाया। धूल भरे फर्श पर, जहां बरसों से किसी का कदम नहीं पड़ा होना चाहिए था, ताजे गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान सीधे मुख्य हॉल की तरफ जा रहे थे। राघव के कदम अपने आप उन निशानों के पीछे चलने लगे। हॉल में पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी सामने की विशाल दीवार पर पड़ी। वहां एक बहुत भारी नक्काशीदार लकड़ी के फ्रेम में एक पुरानी धुंधली तस्वीर लटकी हुई थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी थोड़ी ऊपर की और जैसे ही तस्वीर पर रोशनी पड़ी, राघव के होश उड़ गए। तस्वीर में कोई राजा या जमींदार नहीं था। तस्वीर में एक डाकिया खड़ा था। वही खाकी वर्दी, वही लाल मुफलर, वही बगल में लटका हुआ चमड़े का झोला। तस्वीर में खड़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद राघव था। राघव का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें इतनी तेज हो गईं कि टॉर्च का कांच भाप से धुंधलाने लगा। तस्वीर में दिख रहा राघव मुस्कुरा नहीं रहा था। उसकी आंखें एकदम सफेद, बेजान और खाली थीं। ऐसा लगता था जैसे वो तस्वीर के अंदर से सीधे बाहर देख रहा हो। यह कैसे हो सकता है? मेरी तस्वीर यहाँ कैसे? तभी उसकी नजर उस तस्वीर के ठीक नीचे रखी एक दीवान पर पड़ी। दीवान पर वही पीली गीली चिट्ठी रखी हुई थी। वही चिट्ठी जो अभी अभी राघव ने अपनी जेब में रखी थी। राघव ने झटके से अपनी जेब टटोली। जेब खाली थी। कांपते हाथों से राघव ने दीवान पर रखी उस चिट्ठी को उठाया, लेकिन इस बार लिफाफे पर वो पुराना पता नहीं था। इस बार उस पर ताजे लाल रंग की स्याही से लिखा था, राघव, तुम बहुत देर से लौट रहे हो। राघव की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जैसी ठंडक दौड़ गई। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर नीचे गिरी और उसका कांच चकनाचूर हो गया। पूरा हॉल एक पल के लिए घोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ खिड़की से आ रही बिजली की कौंध में ही कुछ दिखाई दे रहा था। तभी राघव के बिल्कुल पीछे से एक सांस लेने की आवाज आई। वो सांस इंसान की नहीं थी। उसमें बारिश के पानी की बदबू और बर्फीली हवा की सीटी थी। इससे पहले कि राघव पीछे मुड़ने की हिम्मत कर पाता, 2 बर्फ जैसे ठंडे गीले हाथ धीरे से आए और राघव के दोनों कंधों पर टिक गए। हाथों की पकड़ इतनी भारी थी कि राघव हिल भी नहीं सका। आखिरकार तुम घर आ गए राघव। कान के पास गूंजती वो आवाज इंसान की नहीं थी। उसमें एक ऐसी बर्फ सी ठंडक और गड़गड़ाहट थी जिसने राघव की रीढ़ की हड्डी को सुन्न कर दिया। जैसे वह आवाज किसी पुरानी कब्र से निकल कर आ रही हो। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन यह धड़कन बहुत अजीब थी, धीमी और बेजान। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। टॉर्च की कांपती रोशनी में जो चेहरा सामने आया, उसे देखकर राघव के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सामने वही खाकी वर्दी, वही लाल मुफलर पहने एक शख्स खड़ा था, लेकिन वह राघव नहीं था। उसकी त्वचा एकदम नीली, कहीं कहीं से काली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, जिनमें सिर्फ अंधेरा था। उसकी वर्दी से लगातार गंदा मटमैला पानी टपक रहा था और उसके शरीर से गीली मिट्टी और सड़ांत की महक आ रही थी। वह राघव का ही एक मुर्दा सा हमशक्ल था, एक सड़ती हुई नीली लाश के रूप में। तुम कौन हो? हमशक्ल के होठों पर एक भयानक ठंडी मुस्कान उभरी।
उसने अपनी नीली सुन्न उंगली से राघव की छाती को छुआ। मैं कौन हूँ? मैं तुम ही तो हूँ राघव। तुम जिसे अपनी जिंदगी समझ रहे हो वो तो बस एक अधूरा सफर है। तुम जिस डाकिया की जिंदगी जी रहे हो वो तो सालों पहले इसी पुरानी हवेली के पास तूफानी बारिश में खाई में गिरकर मर चुका था। ये सुनते ही हवेली के सारे टूटे हुए खिड़की दरवाजे जोर से टकराने लगे। बिजली की चमक में राघव को उस छलावे के शरीर पर गहरी चोटें और मांस के चिथड़े दिखाई दिए। राघव का दिमाग घूम गया। नहीं, यह झूठ है। मैं रोज गांव वालों से मिलता हूँ, राम काका के हाथ की चाय पीता हूँ। क्या तुमने कभी गौर किया राघव? गांव वाले तुमसे मिलते तो हैं, पर क्या किसी ने तुम्हें कभी छुआ? राम काका चाय का पूछने का नाटक करते हैं, पर तुमने आखिरी बार उस चाय का स्वाद कब लिया था? तुम एक ऐसी याद हो जो हर सर्दी बारिश में अपनी अधूरी जिम्मेदारी निभाने के लिए भटकती है। तुम जिंदा नहीं हो राघव, तुम एक गूंज हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था। राघव अपनी छाती पर हाथ रखता है। उसका दिल धड़क तो रहा था, लेकिन उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। उसके शरीर से कोई पसीना नहीं छूट रहा था, बल्कि उसकी हर सांस के साथ सिर्फ कोहरा निकल रहा था। नहीं, मेरा फर्ज अधूरा नहीं हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उस चिट्ठी को खोलो। राघव ने कांपते हाथों से उस गीले पुराने लिफाफे को फाड़ा। अंदर एक पीला पड़ चुका कागज था, जिस पर खून जैसी गहरी लाल स्याही से एक संदेश लिखा था। माँ, मैं सीमा से लौट रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं। मैं तुमसे आखिरी बार मिलने आ रहा हूँ। यह चिट्ठी पहुँचे तो दरवाजे पर दिया जलाकर रखना। तुम्हारा बेटा कबीर। कागज के नीचे तारीख लिखी थी, 15 नवंबर 1982। राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसके दिमाग में यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। 40 साल पहले ऐसी ही एक तूफानी बर्फीली रात थी। राघव नया नया डाकिया बना था। उसे यह आखिरी चिट्ठी पहाड़ के ऊपर बनी एक झोपड़ी में रहने वाली एक अंधी माँ तक पहुंचानी थी। लेकिन रास्ते में भूस्खलन हुआ। उसकी साइकिल फिसल गई और वह खाई में गिर गया। चिट्ठी उसके हाथ में ही दबी रह गई थी और वह बेचारी माँ अपने बेटे का रास्ता देखते देखते बिना वो आखिरी संदेश सुने तड़प कर मर गई। तभी से राघव की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी। वह हर सर्दी में उठती, खुद को जिंदा समझती और गांव में उन चिट्ठियों का छलावा बांटती रहती जो कभी गंतव्य तक नहीं पहुंची थी। बोलो, अब समझे? तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम इस भटकाव के जाल में हमेशा हमेशा के लिए फंस चुके हो। राघव की आंखों से आंसू छलक पड़े। अगर मैं अपनी गलती से मरा था तो उस माँ को उसका संदेश न मिलना मेरी सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। देर से ही सही, लेकिन यह चिट्ठी आज रात अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। राघव ने उस चिट्ठी को अपनी जेब में कसकर दबाया और हवेली से बाहर की तरफ भागा। तुम इसे नहीं बदल सकते राघव। वो माँ मर चुकी है। वो घर अब शमशान छलावे की भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। बारिश अब और भी भयानक रूप ले चुकी थी। आकाशीय बिजली कड़क रही थी। राघव भाग रहा था, लेकिन हर कदम पर उसकी टांगें जम रही थीं। रास्ते में उसे अपनी ही पुरानी सड़ती हुई लाशें दिख रही थी, जो उसे खींचने की कोशिश कर रही थी। कभी एक हाथ तो कभी एक साया उसके रास्ते में आता, लेकिन राघव ने अपनी पूरी रूहानी ताकत झोंक दी थी। वह दौड़ते दौड़ते गांव के दूसरे छोर पर स्थित श्मशान घाट के पास पहुंचा। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी, जिसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। यही कबीर की माँ का घर था। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था। अम्मा, अम्मा, कबीर का संदेश आया है। तुम्हारा बेटा घर लौट आया है। कोई जवाब नहीं आया। झोपड़ी के अंदर से सिर्फ सन्नाटे की गूंज आ रही थी। राघव को एहसास हुआ कि वहां कोई जिंदा इंसान नहीं बचा था, लेकिन उसने अपने कांपते हाथों से उस चिट्ठी को दरवाजे के नीचे की दरार से अंदर सरका दिया। जैसे ही चिट्ठी झोपड़ी के अंदर पहुंची, पूरे इलाके का माहौल बदल गया। बारिश की बूंदें हवा में ही थम गई।
झोपड़ी के अंदर से एक हल्की सुनहरी रोशनी छनकर बाहर आने लगी। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला। मेरा बेटा, मेरा कबीर, शुक्रिया। उसी पल हवेली वाला, वह भयानक छलावा राघव के पीछे आकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वह भयानक मुस्कान नहीं थी। उसकी नीली आंखें अब शांत थीं। तुम्हारी वजह से एक माँ 40 सालों से भटक रही थी। राघव, आज तुमने उसका इंतजार खत्म कर दिया और अपना फर्ज भी पूरा कर लिया। अब आराम करो डाकिया बाबू। छलावे का शरीर धीरे धीरे हवा में धोए और बारिश की बूंदों की तरह घुलने लगा। राघव ने अपने हाथों को देखा। उसकी खाकी वर्दी से पानी टपकना बंद हो गया था। उसके सीने का भारीपन, वह 40 साल पुराना बोझ, अचानक गायब हो चुका था। उसने पहली बार उस बर्फीली हवा में एक अजीब सा सुकून और गर्माहट महसूस की। राघव मुस्कुराया। उसने अपना लाल मफलर सही किया, झोपड़ी के दरवाजे पर अपना आखिरी प्रणाम किया और धीरे धीरे उस सफेद कोहरे में विलीन हो गया। सूरज की पहली किरण जब देवली गांव पर पड़ी तो मौसम बिल्कुल साफ था और गांव के किनारे वाली उस पुरानी हवेली की दीवार पर टंगी तस्वीर से डाकिया गायब था। वहां अब सिर्फ एक खाली फ्रेम बचा था। फ्रेम की धूल पर किसी ने उंगली से लिखा था, डाक पहुंच गई है। गांव वाले समझ नहीं पाए कि यह क्या हुआ। लेकिन उस दिन के बाद देवली में सर्दी की बारिश में कभी किसी ने वो जानी पहचानी साइकिल की घंटी नहीं सुनी। राघव का फर्ज पूरा हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक और रहस्यमय और डरावनी कहानी के साथ।